बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बॉन्ड एंगल और इसके ऊपर इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड एंगल आपके पास क्या है और फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। हम आज इसकी डिटेल कंसेप्ट में नहीं जाएंगे बल्कि शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे ईटा के हवाले से, क्योंकि कल स्टूडेंट्स ने इस पे क्वेश्चन सेंड किए थे और मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चंस पर मैंने लेक्चर बनाया है। तो अब हम अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमें गिवन हो तो हम बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन डिफरेंट मॉलिक्यूल में कैसे कर सकते हैं और इसका शॉर्ट तरीका क्या है इसको हम देखेंगे और हम बहुत जल्द ही क्या कर सकेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। वरना अगर हाइब्रिडाइजेशन और बहुत लंबा प्रोसेस करके तो फिर बहुत लेंथी बन जाएगा। शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल क्या होता है और फिर इसके फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो शॉर्टली मैं इसको भी ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, तो बॉन्ड एंगल आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट बॉन्ड। ठीक है, दो नियरेस्ट बॉन्ड के दरमियान में जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ए एक एटम है, इसके साथ बी, ये दो साइड के एटम अटैच है। अब ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड के दरमियान में एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। अब हम बॉन्ड एंगल को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल के ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे। बॉन्ड एंगल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो पहला आ गया आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड एंगल। परसेंटेज एस कैरेक्टर का और बॉन्ड एंगल का आपस में क्या रिलेशन बनता है इस बात को हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि आपके पास जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है इसके दरमियान में और बॉन्ड एंगल के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है ना, मतलब अगर आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आपके पास BeCl2 है और आपके पास BeCl3 है और आपके पास CH4 है। ठीक है ना, अब आपसे कहा जाता है कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये आपसे कहा जाता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में क्या कर ले, इन मॉलिक्यूल को अरेंज कर ले। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, फिर सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है, इसको हमने देखना। तो याद रखना बच्चों, इसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी होती है इन मॉलिक्यूल्स की, और हाइब्रिडाइजेशन से फिर हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं। जब परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालेंगे तो फिर हमने बॉन्ड एंगल और परसेंटेज का कंपैरिजन करना है और हमें पता है इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। अब शॉर्ट तरीका क्या है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, तो बहुत आसान मेथड है, इसको जरा अपने जहन में रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो मैंने इसको 3 दफे लिखा। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको मैं 5 टाइम्स लिखूंगा, डी 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 और डी। एस पी पी और डी को 5 दफे लिख दिया। ये अपने पास लिख के रखें, ठीक है ना, ये लिख लिया। एक और बात, जब आपको डबल बॉन्ड नजर आए या आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो आप क्या करोगे, इस केस में इसको सिंगल बॉन्ड के तौर पे ट्रीट कर दोगे। मतलब कहीं मॉलिक्यूल में अगर आपको डबल बॉन्ड मिले, आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो आपने इसको एज अ सिंगल बॉन्ड काउंट करना है। इसी तरह से आपके पास लोन पेयर, ठीक है ना, एंड आपके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज को आपने क्या करना है, बॉन्ड पेयर काउंट करना है। मतलब इसको बॉन्ड काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए। जहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो वहां पर आपके पास जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही आप लोग क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस क्या करोगे, टोटल वैल्यू में से एक निकाल दोगे। ठीक है ना, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है और उसके ऊपर अगर प्लस आता है तो -1 करोगे तो sp3 sp2 बन जाए। मतलब जितना प्लस आएगा उतना ही एक एक वैल्यू माइनस कर दे जाओगे। तो ये बातें आप लोग अपनी जहन में रखोगे। तो मैं यहां पर आता हूं,
अगर BeCl2 को देखता हूं तो मुझे यहाँ पर दो बॉन्ड, सेंट्रल एटम आपके पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, मतलब मैंने एस कैरेक्टर किसका देखना होता है, सेंट्रल एटम का। तो यहाँ पर आपके पास सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है। सेंट्रल एटम होता कौन है, जो आपके पास दो या दो से ज्यादा बॉन्ड बना सके उसको हम सेंट्रल एटम बना देते हैं, जो मतलब जिसकी वैलेंसी मल्टीपल हो, ठीक है ना। जो मल्टीवैलेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं। और जो यूनिवैलेंट हो या मोनोवैलेंट हो उसको हम बोलते हैं साइड एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, साइड एटम बोलते हैं। तो ये साइड एटम है, ये भी आपके पास साइड एटम है, लेकिन ये आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है। भाई अब हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ी आसान सी बात है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, टोटल कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। तो काउंट करो, यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से काउंट करना है। 1 2 1 और 2 कौन कौन आ रहे हैं, एस आ रहा है और आपके पास पी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपके पास जो बेरिलियम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपके पास sp है। फिर आप देखें BeCl3 को देखें, तो ये Cl, ये Cl और ये आपके पास Cl, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड है, तो काउंट कर लें। तो 1 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा और 3 ये आ जाएगा, तो एक S आ गया, 2 P आ गए, मतलब कुल मिला के sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनती है। इसी तरह से CH4 को चेक करें, तो CH4 में कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड है विद 4 हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 4, तो आपके पास एक S इंक्लूड हो गया और आपके पास 3 P इंक्लूड हो गए, तो कुल मिला के इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3 बन। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट तरीके को यूज करके हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन निकल आ जाए तो फिर आसान हो गया। अब बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2 और CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने इस तरह से क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर लिया। जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करोगे अब S परसेंटेज निकालो, मतलब इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है, इसमें S की कितनी परसेंटेज है, इसमें S की कितनी परसेंटेज है, ये आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर चूंकि आपके पास अगर हम 100% की बात करते हैं तो 100 में से 50 ये होगा, 50 ये होगा, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास जो S कैरेक्टर है वो कितना होता है, 50% होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में S कैरेक्टर कितना होता है, आपके पास 33.33% होता है, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें कितना होता है S कैरेक्टर, इसमें सिर्फ आपके पास S कैरेक्टर 25% होता है। तो हमने देखा कि sp में सबसे ज्यादा S कैरेक्टर है, sp2 में S कैरेक्टर कम हो रहा है और sp3 में S कैरेक्टर और भी कम हो रहा है। अगर हम इस केस में देखें, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस क्वेश्चन की केस में, तो हम ये देख रहे हैं जो आपके पास परसेंटेज S कैरेक्टर है, परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमें रिलेशन का पता है कि अगर आपके पास परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीज हो जाए तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो देन द बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अब आप लोग बता सकते हो कि इसमें सबसे ज्यादा S कैरेक्टर है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा, और सबसे कम कैरेक्टर इसमें, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। और ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन जहां पर भी हो वहां पर एंगल कितना होता है, 180, और शेप किस तरह होता है, आपके पास लीनियर शेप होता है। तो लीनियर शेप की केस में एंगल 180 का होता है। फिर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल 120 डिग्री का होता है, और 120 डिग्री में जो शेप आपके पास होता है वो प्लेनर होता है, तो प्लेनर में एंगल होता ही 180 डिग्री है। इसी तरह से sp3 की जब हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एंगल आता है 109.28 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल आता है। और जिस वक्त आपके पास 9 डिग्री एंगल आता है तो इसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या है आपके पास, टेट्राहेड्रल। तो बहरहाल हमने शेप के साथ कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमने एंगल की बात करनी है। तो S कैरेक्टर से जिसमें ज्यादा है उसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, फिर S कैरेक्टर इसमें कम हो गया तो बॉन्ड एंगल भी कम हो गया, फिर S कैरेक्टर सबसे कम हो गया तो बॉन्ड एंगल और भी कम। इस तरह हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें परसेंटेज S कैरेक्टर देखेंगे, और जब परसेंटेज S कैरेक्टर देखेंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा S कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। तो अब इसके बाद आपने सोचने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करो, आप जिधर आपको S कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके पास पहला केस आ गया कि भाई
जिधर आपको ज्यादा मिले एस कैरेक्टर उधर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा बॉन्ड एंगल मिलेगा। मतलब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस 2 इसका देखते हैं। वो क्या है आपके पास, केस 1 करके लिख लें। अब हमारे पास क्या आता है, फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, सेम है, लेकिन आपके पास जो सेंट्रल एटम्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम आपके पास डिफरेंट है। ठीक है ना। और आपके पास लोन पेयर की अगर हम बात करें तो हर एक के पास 1 लोन पेयर है। मतलब हर एक के पास क्या है, 1 लोन पेयर। या सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि लोन पेयर आपके पास दोनों में क्या है, सेम है। इसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं। वो एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास एग्जांपल है NH3 और फिर इसी तरह से आपके पास PH3 है। ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास ASH3 है, इसी तरह से आपके पास SbH3। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो एक एक लोन पेयर सबके पास है। इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर। तो मतलब मैंने कहा कि आपके पास लोन पेयर सब में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो लोन पेयर सब में सेम है। फिर इसी तरह से आपके पास सेंट्रल एटम आपके पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो सेंट्रल एटम भी यहाँ पर आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। सेंट्रल एटम भी आपके पास क्या है, डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपके पास क्या आ रहा है, फास्फोरस, इधर आर्सेनिक, इधर आपके पास क्या आता है, Sb आता है। तो सेंट्रल एटम भी आपके पास डिफरेंट हो गए। अब लोन पेयर आपके पास सेम। और तीसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन HBD शॉर्ट में लिखता हूं, हाइब्रिडाइजेशन भी इनका क्या है, सेम। ठीक है। अगर आपके पास आपसे सवाल ही किया जाता है कि एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम है। ठीक है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और एक बात, जो साइड वाले एटम है वो भी क्या है आपके पास, सेम है, साइड एटम्स भी सेम। ठीक है ना। तो इस केस में इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना इस केस में बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब जब आपके पास ऐसा केस आ जाए फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेम सेंट्रल एटम आपके पास डिफरेंट नेचर के हैं, लोन पेयर इनमें सेम है और साइड वाले एटम आपके पास क्या है, सेम है। तो आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb सारे डिफरेंट एटम है सेंट्रल। हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो आसान सी बात है। मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन इसका एक निकाल देता हूं, बाकी आप लोग खुद निकालेंगे। NH3 है तो 3 इसमें बॉन्ड पेयर है और एक आपके पास क्या है, लोन पेयर है। तो 1 2 3 तो 1 2 3 sp2 आ गया। और लोन पेयर को भी हमने क्या काउंट करना है, बॉन्ड पेयर काउंट करना है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या बन रही है, sp3 बन रही है। फिर यहाँ पे देखें 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी क्या है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, सेम। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो फिर क्या करेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की क्या बनती है, sp3, इधर भी आपके पास क्या है, sp3, इधर भी आपके पास क्या है, sp3, इधर भी आपके पास क्या है, sp3। अब इस केस में हम s कैरेक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि s कैरेक्टर तो सब में सेम आ रहा है। तो जब आपके पास s कैरेक्टर सब में सेम आ रहा हो तो तब हमने क्या करना होता है, फिर हमने बॉन्ड एंगल का रिलेशन किसके साथ देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
सेंट्रल एटम से निकालना होगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि आपके पास सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो बॉन्ड एंगल भी आपके पास क्या आता है, कम आता है। अब अगर आप लोग और से देखें तो ये जो आपके पास सारे जो है वो फिफ्थ ग्रुप के मेंबर है। टॉप वाला मेंबर नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस होता है, उसके बाद आर्सेनिक है, इसके बाद आपके पास क्या है, Sp, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी कम है, फिर इसकी इससे भी कम है और इसकी सबसे कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद इसका, फिर इसका और सबसे कम आपके पास इसका। इस तरह अगर आप लोग देखें, वैसे वैल्यूज अगर देखना चाहें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, NH3 में 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, और इसका कितना होता है आपके पास 93 होता है, आई थिंक एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 93 होता है, और इसमें आपके पास 90 होता है, 91 होता है, और इसका आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एक रूल भी फॉलो होता है जिसको हम ड्रेगोस रूल बोलते हैं, लेकिन हम वो रूल की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, हमने जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स देखी। तो दूसरा केस हमारे पास ये आ गया, अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब इसका ये है कि जिसमें S कैरेक्टर अगर सेम आ जाए तो तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तब हमने डिसाइड करना है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर आपके पास किसी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसमें आपके पास बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 6 ग्रुप के मेंबर में, ठीक है ना। मतलब आपको दिया जाता है H2O और आपको दिया जाता है H2S, ठीक है ना, फिर आपको दिया जाता है H2SE, ठीक है, और आपके पास लास्ट में आता है H2TE, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिरियम और आपके पास टेलुरियम। ये 6 ग्रुप के मेंबर हैं सारे, और हर एक के पास क्या है, आपके पास 2-2 लोन पेयर है, ठीक है, हर एक के पास क्या है, 2-2 लोन पेयर है। मतलब वही केस हमारे पास बन रहा है कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को अगर आप लोग देखें तो ये सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला केस हमारे पास ये था, अगर सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर सिलियम है, यहाँ पर आपके पास टेलुरियम है, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 2 तो आपके पास बॉन्ड पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4। तो 1, 2, 3 और 4, मतलब इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp2 है, सॉरी sp3 है। यहाँ पर भी क्या होगा, 2, 3 और 4, इसका भी sp3, इधर भी क्या आएगा, sp3, इधर भी क्या आएगा, sp3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है इन सब की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हम s कैरेक्टर की बात तो यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे इस केस में, अगर आपके पास लोन पेयर बराबर हो और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो, तो तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपके पास सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिरियम, टेलुरियम और आपके पास फ्लोरीन। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। तो अगर यहाँ आप लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, आपके पास बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अब आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, H2O, इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बन जाए, बॉन्ड एंगल का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो हमने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है सेंट्रल एटम का,
ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम उतना ही उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब इसका अगर आपसे रीजन पूछता है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, इस तरह होने की क्या रीजन है। जैसे अगर आपके पास वाटर है और यहां पर मैं ले लेता हूं H2S, ठीक है ना, अब लोन पेयर दोनों में सेम है, बराबर रिपेल कर रहे हैं, इधर भी दो लोन पेयर है, ठीक है ना, इधर भी दो लोन पेयर की रिपल्शन तो सेम है, लेकिन फिर भी इसका एंगल आपके पास ज्यादा है, 104 है, ठीक है ना, मतलब इसका एंगल ज्यादा है, इसका कितना है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इसका एंगल ज्यादा है, ठीक है। इसका एंगल क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास ऑक्सीजन के करीब होंगे, जब ऑक्सीजन के करीब होंगे तो इट्स मीन ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे इंटरनल, और जब इंटरनली एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे इंटरनल रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और इस इंटरनल रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इसका ओपन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ऐसा सेंट्रल एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसमें लोन बॉन्ड पेयर करीब आने की वजह से इंटरनल रिपल्शन होगी और बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे नेक्स्ट केस हम देखते हैं। ये तो बात आ गई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम आपके पास साइड एटम, ठीक है, बट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाला केस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है केस 2 है। केस 2 में क्या है, फॉर सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, लेकिन आपके पास क्या है, जो साइड एटम्स हैं वो क्या है आपके पास, डिफरेंट है, ठीक है ना, सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, साइड एटम आपके पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और आपके पास क्या है, विद सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, और इसमें लोन पेयर भी आपके पास क्या है, सेम है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो एग्जांपल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल आपके पास क्या है, एग्जांपल आपके पास है NF3, और फिर इसी तरह से आपके पास NCl3, और फिर इसी तरह से आपके पास Ni3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि भाई ए में आप लोग बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करें, तो इधर भी एक लोन पेयर है, इधर भी एक लोन पेयर है, इधर भी एक लोन पेयर है, मतलब सेंट्रल एटम को अगर देखा जाए तो ये सेम नेचर के हैं, और सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को अगर चेक किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन भी इनकी क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब डिफरेंट क्या है, अगर आप लोग देखें जो साइड एटम है, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, इधर आपके पास क्या है, आयोडीन है, मतलब जो आपके पास साइड एटम है ना, ये आपके पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, मतलब इनका साइज के लिहाज से ये क्या है, डिफरेंट, ठीक है ना, जो साइड के एटम है वो साइज के लिहाज से क्या है, डिफरेंट। तो जब साइड के एटम डिफरेंट है, अब हाइब्रिडाइजेशन तो सब में आ गई sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो s कैरेक्टर से तो डिसाइड नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है सर। अब तो इससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा कि इनके साइड वाले एटम क्या है, डिफरेंट, किस वजह से डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट, सेंट्रल एटम और साइड वाले एटम क्या है, साइज में डिफरेंट है। तो याद रखना इस वाले केस में बॉन्ड एंगल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल साइड एटम, साइज ऑफ क्या है आपके पास, साइड एटम, SA, ये रिलेशन बनता है,
अगर आपके पास साइड एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कैसे, इसको जरा जानने की कोशिश करें, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके पास आयोडीन आ रहा है, ठीक है, 7 ग्रुप के मेंबर हैं। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, अगले इसका बड़ा, और डाउन द ग्रुप आपके पास साइजेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हम फ्लोरीन से क्लोरीन और फिर आयोडीन की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपके पास जो साइड एटम है, ठीक है ना, साइड एटम है, उनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, साइज इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो। तो मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा फिर इसका और सबसे कम इसका, ठीक है ना। इसका क्या रीजन है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, इधर नाइट्रोजन, ठीक है, इधर फ्लोरीन, इधर आपके पास फ्लोरीन, एक लोन पेयर बराबर रिपल्शन, ठीक है। फिर आप इसको देखते हैं, नाइट्रोजन और यहाँ पर आपके पास क्या है, आयोडीन, ठीक है, और सॉरी 3 फ्लोरीन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है आपके पास, F और आपके पास लोन पेयर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर इसको सेम प्रेस कर रहा है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर I है और यहाँ पर भी आपके पास I है, इधर आपके पास एक लोन पेयर, ठीक है ना। अब लोन पेयर की रिपल्शन तो दोनों केसेस में क्या है, सेम है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो इस केस में फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, तो साइज अगर स्मॉल है तो जो स्टेरिक इनहिबिशन है या स्टेरिक हैंडल्स है वो क्या है, कम है, मतलब लेस रिपल्शन है। इस केस जो साइड वाले एटम है वो साइज छोटा होने की वजह से रिपेल कम करते हैं, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस केस में देखते हैं, इसको जरा क्लियर करके मैं लिख दूं, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, मान रहे हैं आपके पास A एक एटम है, इसके साथ ये B एटम अटैच, ठीक है ना, फिर A एक एटम है आपके पास और आपके पास C जो है इसके साथ ये एटम अटैच। अब इनमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि इन B वालों का साइज छोटा है और इनका साइज बड़ा है, इनका साइज क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा साइज है तो ये आपस में क्या होंगे, रिपेल करेंगे, मोर रिपल्शन। जब ज्यादा रिपल्शन होगी तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये ओपन हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। लोन पेयर तो दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रिपल्शन होगी लेकिन क्या होगी, लेस रिपल्शन। जब लेस रिपल्शन होगी तो बॉन्ड ज्यादा ओपन नहीं हो सकता, एज अ रिजल्ट इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपके पास साइज ऑफ एटम जो है वो सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, लोन पेयर भी बराबर है, तो तब हमने क्या करना है, हमने साइड एटम को देखना है कि इनका साइज क्या है। तो साइज ऑफ सेंट्रल साइड एटम अगर इंक्रीज हो जाए तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट केस देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, केस 3 देखते हैं। इसमें क्या है, सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, विद डिफरेंट लोन पेयर्स। अब इस केस में लोन पेयर आपके पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर आपके पास सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो लेकिन लोन पेयर अगर डिफरेंट हो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बॉन्ड एंगल और जो लोन पेयर का रिलेशन है वो आपके पास क्या बनेगा, अपोजिट रिलेशन। क्या रिलेशन बनेगा, अपोजिट रिलेशन बनेगा। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल आपके पास है CH4, इसकी एग्जांपल है आपके पास NH3 और इसकी एग्जांपल है आपके पास H2, ठीक है, ये है। अब CH4 में देखो तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 के 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं, लिहाजा लोन पेयर इधर कुछ भी नहीं है, 0 लोन पेयर। 3 आपके पास हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए, टोटल इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर बच गया, लिहाजा इस केस में लोन पेयर 1 है। ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, टोटल इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए, बच गए आपके पास 2 लोन पेयर। तो इधर आपके पास लोन पेयर कितने हैं, 2। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, sp3, इसका चेक करो sp3, इसका चेक करो sp3,
ठीक है ना। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन से हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। साइड वाले एटम्स भी क्या है, सेम है, लेकिन लोन पेयर आप देखते हैं तो लोन पेयर यहाँ पर डिफरेंट है, इधर 0 लोन पेयर, इधर 1, इधर आपके पास। तो मैंने क्या लिखा है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास जो बॉन्ड एंगल है CH4 की केस में वो 109.28 डिग्री है, जबकि यहाँ पर आपके पास 107 डिग्री है। इधर अगर आप लोग देखते हैं तो 104.5 डिग्री है या 104 है। इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है। मतलब ये हुआ इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर इसका और इसका। पता चला कि यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम क्यों है, क्योंकि लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो लोन पेयर इधर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। तो इस तरह जितने भी एग्जांपल आए तो आप लोगों ने क्या करना है, बाकी सब चीजें अगर सेम है तो आपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स को देखना। जब नंबर ऑफ लोन पेयर को देखोगे तो आपको आइडिया होगा जिधर ज्यादा लोन पेयर होंगे उधर आपके पास बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अब ऐसा क्यों है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। वाटर की केस में 2 लोन पेयर, अब लोन पेयर की आपस में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है और ये प्रेस करेंगे इस साइड वाले बॉन्ड को तो बॉन्ड आपके पास डिक्रीज होकर किधर पहुंच जाएगा, 104 पे पहुंच जाएगा। अब NH3 की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इस तरह से इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। एक लोन पेयर है, ये रिपेल करेगा सबको बराबर, ठीक है ना। पीछे इस हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। एक लोन पेयर है तो इसकी रिपल्शन कम होगी, यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी। मतलब आपके पास लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, क्योंकि ये रिलेशन आपको पता है। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही बॉन्ड ज्यादा कंप्रेस करेंगे और बॉन्ड एंगल आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल और लोन पेयर का आपस में क्या रिलेशन बनता है, अपोजिट रिलेशन बनता है। इस तरह से अगर हमें बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये रिलेशंस बताए, आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस रिलेशन को देखना है और ये जो पॉइंट्स बताए इसको अपने जहन में फोकस करना है। पॉइंट्स का आपको पता है, केसेस का आपको पता है, और फिर आप लोग जब अप्लाई करोगे इन मॉलिक्यूल के ऊपर तो आप लोग एकदम से जो बॉन्ड एंगल वाले क्वेश्चन है वो क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।